हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश में। आज मैं बात करूंगा द धंधू इन्वेस्टर बुक समरी के बारे में। ये बुक समरी जो है वो आपको बताएगी ख़ासकर गुजरातियों के, मारवाड़ियों के बारे में कि वो लोग अपना बिज़नेस कैसे करते हैं और बिज़नेस में इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। उन्हीं के कुछ रूल्स हैं जो इस बुक में डिफ़ाइंड हैं, बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता देता हूँ, ये बुक जो लिखी है, जिन्होंने ये बुक को लिखा है, उनका नाम है मोहनेश पाबराय। मोहनेश पाबराय जी ने ये बुक लिखी है और ये बुक बताती है बिजनेसमैन की सोच, कि बिजनेसमैन की क्या सोच होना चाहिए, उसको कैसे लो रिस्क पर हाई रिटर्न निकालना चाहिए। इन्हीं के कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो आज हम देखेंगे, सीखेंगे बहुत कम समय में। और यहाँ पर ये जो बुक है, ये ज़्यादातर बात करी गई है, मतलब इसमें पटेल के बारे में, क्योंकि ये जो बुक है ये है पटेल मोहन धंधू भाई के बारे में, जो एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे। अच्छा, बेसिकली इंडियन पटेल्स जो हैं, फैमिली जो गुजराती लोग हैं, वो अभी ज़्यादातर अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अमेरिका में इंडियन 1% पाए जाते हैं और उन 1% में ज़्यादातर पटेल्स हैं। पटेल्स इंडिया से निकलकर अफ्रीका गए थे बिज़नेस करने। वहाँ काफ़ी अच्छी बिज़नेस पर पकड़ बनाई, काफ़ी अच्छा बिज़नेस करा। वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, कुछ उनके जो है वो गवर्नर वगैरह, वहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह वो चेंज हुई, जिसके चलते वहाँ पर उनके बिज़नेस बंद हो गए। उसके बाद वो सब गए अमेरिका। अमेरिका गए, वहाँ पर जॉब करी। जॉब में कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? क्योंकि वहाँ पर कुछ क्राइसिस चल रहे थे ऑयल पर, जिसकी वजह से ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था। सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। पेट्रोल के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में उस दौरान बढ़े हुए थे। इसके चलते लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा कम कर रहे थे, और ट्रैवल कम करने की वजह से जो इनके मॉटल्स जो होते हैं, मॉटल्स कहते हैं जो छोटे होटल्स टाइप होते हैं, जो जगह जगह पर अमेरिका में छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं। बिल्डिंग्स में छोटे छोटे रूम्स होते हैं, जगह होती है जो आप रेंट पर ले सकते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए, छोटे मोटे अपने जैसे टूर के लिए निकले हैं तो सिर्फ नाइट स्टे के लिए वो रूम्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। लेकिन उन दिनों क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, पेट्रोल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, इस वजह से वो बिज़नेस भी लॉस में चल रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा उन बिज़नेसेस के ओनर्स जो थे वो अपने बिज़नेस को सेल कर रहे थे उन दौरान, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेबल प्राइस में, काफ़ी ज़्यादा उसकी लो वैल्यू में सेलिंग चल रही थी। इन लोगों ने, पटेल्स ने, वहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया इन्होंने, क्योंकि उस दौरान अमेरिका की जो बैंक्स थीं वो भी तकरीबन 90% सब्सिडरी, यानी कि 90% सब्सिडरी तो नहीं कहेंगे, नहीं बल्कि 90% जो है वो लोन दे रही थी उन मॉडल्स को ख़रीदने वाले को, कि 90% हम दे देंगे, 10% आपको अपनी जेब से देना है, बाद में लोन जो है वो पे कर दिएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी देखकर जितनी भी सेविंग्स थी पटेल्स के पास, ये सारी सेविंग्स उन्होंने अपनी उस बिज़नेस में लगा दी। 10% अपनी जेब से पे किया, 90% बैंक से लोन लिया। भरोसा था कि हाँ, बिज़नेस मॉडल अच्छा है और आगे चल के अच्छे तरीके से वर्क भी करेगा, और वही हुआ। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटी, ऑयल प्राइस नीचे आए, लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मॉडल्स दोबारा से फुल चलने लगे, और इनको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ इस बिज़नेस में। तो ये जो है, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी लर्निंग मिल सकती है आपको अगर आप डीपली इसको समझें। इसी के कुछ रूल बाय रूल हम जानेंगे, क्योंकि इस बुक में बताए गए हैं क्लासिक धंधू फ्रेमवर्क। जो 6 रूल हैं, उन्हीं 6 रूल को आज हम समझेंगे, डीपली जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस मतलब जो बिज़नेसेस पहले से ही रन कर रहे हैं, जो बिज़नेस पहले से ही चल रहे हैं, कोशिश करें कि उन बिज़नेस को ख़रीदा जाए, बजाय नया बिज़नेस अपना शुरू करने से। अपना बिज़नेस शुरू करेंगे, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, मेहनत भी डबल लगेगी, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि बिज़नेस प्रॉपर वर्क करे या नहीं करे। इस वजह से जो बिज़नेसेस पहले से ही चल रहे हैं और मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उन्हीं बिज़नेसेस पे कोशिश करें कि बाय
करा जाए, उन्हीं बिजनेसेस को ख़रीदा जाए। जैसे मान लिया आज की डेट में रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनीज़ अपनी पकड़ बनाई हुई हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईआरसीटीसी है, सारी कंपनीज़ अपनी पकड़ बनाई हुई हैं। आईआरसीटीसी तो हम इस कैटेगरी में नहीं लेंगे, उसका तो अलग ही है कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर आपका और रिलायंस है, ये सब अपनी फील्ड्स में पकड़ बनाई हुई हैं। तो इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इनके कॉम्पिटिटर बनना। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि इनके कॉम्पिटिटर बनेंगे तो इन लोगों की पहले से ही पकड़ है मार्केट में, इनको कॉम्पिटिट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप इन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर लें तो और जल्दी ग्रो कर सकते हैं, इन्हीं के साथ इन्हीं के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें तो और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं रूल नंबर 1 में, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस में। जो चीज़ें पहले से ही वर्क कर रही हैं उन्हीं के साथ चलें, उन्हीं में इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 2 आता है इनका, बाय बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंजेस, यानी कि उन बिजनेसेस को ख़रीदा जाए जिसमें बदलाव होने के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आपका याहू का। पहले हम जो है वो yahoo.com चलाते थे, yahoo.com यूज़ करते थे। फिर हम शिफ्ट हुए फेसबुक पर, फेसबुक के बाद हम अब शिफ्ट हुए व्हाट्सएप पर, अब व्हाट्सएप के बाद भी हम शिफ्ट हो रहे हैं हल्के हल्के इंस्टाग्राम पर। तो अलग अलग तरीके से ये जो है वो आईटी सेक्टर है और सोशल मीडिया है। तो यहाँ पर चेंजेस आते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, 5-10 सालों में बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो जाता है। ये एक जो मार्केट है इसमें चेंजिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहीं मैं बात करूं रिलायंस की, रिलायंस का सबसे बड़ा काम क्या है, रिफ़ाइनरी का। रिफ़ाइनरी का एक ही करता है, पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल से रिफ़ाइन करके पेट्रोल बनाता है, सबसे बड़ा बिज़नेस उसका यही है। तो ये जो बिज़नेस है ये 20 साल पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था और उम्मीद है 20 साल बाद भी बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उनमें आज भी उतनी पावर नहीं है जितनी कि पेट्रोल से पावर जनरेट होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और मतलब अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आने वाले 10-20 साल तक भी पेट्रोल को बिल्कुल हम ख़त्म नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, बिल्कुल उसका यूजेस ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। यानी कि बिज़नेस में क्या है, अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि बहुत हल्के हल्के कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस बिज़नेस में। तो ये होता है अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंजेस। इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आगे चल के चेंज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि कुछ चेंजेस हों, है ना। तो ये बताया गया है इस रूल में। रूल नंबर 3 जो आता है आपका, वो आता है फोकस ऑन आर्बिट्रेज। फोकस ऑन आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है, आर्बिट्रेज उसे कहते हैं जैसे कि मान लिए नॉर्थ इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ऑयल, ठीक है, पेट्रोल ले लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में पेट्रोल आ रहा है 100 रुपये लीटर, साउथ इंडिया में पेट्रोल आ रहा है 150 रुपये लीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, प्राइस एक्चुअल नहीं है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो वहाँ पर कितना डिफरेंस है, 50 रुपये का। अब जो है वो आर्बिट्रेज बिजनेस मॉडल में क्या रहता है, 100 रुपये का नॉर्थ इंडिया से ख़रीदें, साउथ इंडिया में 50 रुपये का बेच दें, मार्जिन कितना मिल रहा है, 50 रुपये का। तो ये जो होता है इसे कहते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज 2 चीज़ों में होता है, प्लेसेस में और टाइम में। टाइम में कैसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड या कोई भी कमोडिटी, सिल्वर वगैरह ले लेते हैं। सिल्वर के प्राइस आज चल रहे हैं 20,000 रुपये, आने वाले 10 साल बाद उसी सिल्वर के प्राइस चलेंगे 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो ये भी आता है आर्बिट्रेज के अंदर, जो वैल्यू इंक्रीज़ होती है, चाहे वो आप प्लेस बदलें या फिर टाइम बदलें, वैल्यू इंक्रीज़ होगी चीज़ की। तो इस पर फोकस करें कि कम जहाँ पर सस्ते में माल मिल रहा है वहाँ से माल ख़रीदा जाए और जहाँ महंगे में बिक रहा है वहाँ पर महंगे में बेचा जाए। तो ये जो है वो रूल नंबर 3 है, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। रूल नंबर 4 आता है आपका, बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट। बिजनेसेस को जब ख़रीदें जब वो अपने सबसे ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन पर मिल रहे हों, सबसे ज़्यादा एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मिल रही हो।
यानी कि एक तरीके से बिजनेसेस को बॉटम में ख़रीदें जब खोने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो, और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़बरदस्त हो, बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ये जो आता है वो रूल नंबर 4 में आता है। तो इसमें बताते हैं ऑथर, बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट। डिस्काउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं कोविड का क्राइसिस। कोविड के क्राइसिस में रिलायंस का शेयर कितना चल रहा था? 900 रुपये आ गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा कम था। अगर आज की मैं बात करूँ, गिर कर जो है वो मार्केट में जो क्रैश हुआ था तो 900 रुपये, 1000 रुपये ऐसे ही कहीं आ गया था। आज रिलायंस 3 साल बाद आज रिलायंस 2400 रुपये है। क्या रिलायंस को कोई हिला पाया? नहीं हिला पाया। क्यों नहीं हिला पाया? बिजनेस पे पकड़ थी। तो उस टाइम क्यों कम थी वैल्यू? क्योंकि मार्केट में क्रैश था। वो जो सिनेरियो था वो ऐसा था जो सुइटेबल नहीं था, उसके बिज़नेस के नहीं है। इस वजह से उसके प्राइसेस गिरे हुए थे। आज प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, ज़बरदस्त प्राइस है अपनी वैल्यूएशन से। तो ये जो चीज़ आती है ये आती है रूल नंबर 4 में, कि बिज़नेस को जब बाय करें जब वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो, जब बिल्कुल ही उसकी कोई वैल्यू नहीं करें। तो जब आप उसकी वैल्यू करें और उसको बाय करें, लेकिन तभी करें जब बिज़नेस समझ में आता हो और जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं उसकी बिज़नेस पे पकड़ हो। जैसे कि मान लिए रिलायंस की अपने बिज़नेस पे पकड़ थी। जिन लोगों को बिज़नेस समझ में आ रहा था उन्होंने बड़ी क्वांटिटीज़ उठा ली। जिन लोगों को पता था कि भाई अभी क्रूड ऑयल की वजह से रिफाइनरी बंद है, इस वजह से शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है, मार्केट में भी क्राइसिस है, शेयर प्राइस गिरा हुआ है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगे हुए हैं, शेयर प्राइस इस वजह से गिरा हुआ है। जैसे ही ये सारी चीज़ें खुलेंगी, गाड़ियाँ चलना शुरू होंगी, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो रिफाइनरीज चलेंगी और सारा बिज़नेस पटरी पर आ जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। तो जिन लोगों ने पहले ही ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली थी, आइडिया लगा लिए थे, जिन लोगों को इसके बिज़नेस पर इंटरेस्ट था, पकड़ थी, समझ थी, और पता था कि मार्केट लीडर है रिलायंस जो है अपनी फील्ड में, तो उन लोगों ने बड़ी क्वांटिटीज़ उठाई और आज ज़बरदस्त रिटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रूल नंबर 4 में आती हैं, कि अपना बिज़नेस वैल्यूएशन को समझें, वैल्यूएशन देखें कंपनी का, उसके बाद उसको एक कम कीमत में ख़रीदने की कोशिश करें ताकि कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। रूल नंबर 5 है बाय बिज़नेस विद मॉट। मॉट कहते हैं जो किले के, जैसे किले होते थे पहले, बड़े बड़े किले होते थे, जैसे दिल्ली का आप रेड फोर्ट भी देख लें, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि उसकी जो दीवारें हैं, दीवारों के जस्ट नीचे उसकी पूरी बाउंड्री में खुदाई हुई है, एक तरीके से बहुत बड़ा सारा खाई खोद के रखी है। खाई खोद कर रखी जाती थी, उसमें पानी भर दिया जाता था, और कई जगहों पर मैंने सुना है कि मगरमच्छ भी छोड़ दिए जाते थे या ख़तरनाक जानवर छोड़ दिए जाते थे उसमें, ताकि कोई भी किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करे। तो ये एक प्रोटेक्शन होता था जिसको नाम देते थे मॉट। तो मॉट जो होता था ये बताया गया है रूल नंबर 5 में, बाय बिजनेस विद मॉट। उन बिजनेसेस को ख़रीदें जिनमें पहले से ही प्रोटेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास मोनोपोली है, उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाली कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी का इंडिया में गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है। इंडिया में आईआरसीटीसी के अलावा कोई भी इंडिया का रेलवे ऑपरेट नहीं कर सकता, इंडिया का रेलवे नहीं संभाल सकता, और ना ही कोई अपना रेलवे बना सकता है आईआरसीटीसी के अलावा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है आईआरसीटीसी को, और आईआरसीटीसी ही एक ऐसी इकलौती कंपनी है इंडिया की जो इंडियन रेलवे को संभालती है, उसको मैनेज करती है। इसके पास मोनोपोली है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में आप जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है और उनको स्पेशल लाइसेंस दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी के नहीं है, या प्राइवेटली वेपन्स जो हैं, डिफेंड करने के जो सिस्टम है, डिफेंड पावर है, वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ यही गिनी चुनी कंपनीज बना सकती हैं। इनके अलावा कोई कंपनी इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। तो इनके पास मोनोपोली है। मोनोपोली आती है ब्रांड में, ब्रांड जैसे डोमिनोज़ ब्रांड है,
इसके पास मोनोपोली है। पिज़्ज़ा तो बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन डोमिनोज़ ये एक ब्रांड है। लोग जब जाते हैं नॉर्मल पिज़्ज़ा खाने तो बोलते हैं हम पिज़्ज़ा खा कर आए हैं, और जब डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खा कर आते हैं तो बोलते हैं हम डोमिनोज़ होकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मोनोपोली में आती हैं, एक बिज़नेस में पकड़ जो होती है। बिज़नेसेस में जो है वो बाइंग करें, उन बिज़नेसेस को ख़रीदें जिसमें मॉट हो, प्रोटेक्शन हो, एक कवरेज हो कि उनके पास या तो मोनोपोली हो उनके ब्रांड के नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल लाइसेंसिंग उनके पास ऐसी हो जो और किसी के पास नहीं हो। तो उन बिज़नेसेस में भी चांसेस रहते हैं कि वो ग्रो हों। लेकिन हर चीज़ में ना अलग अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे IRCTC इतने टाइम से एक ही रेंज बाउंड में चल रहा है, उसका शेयर प्राइस देखा जाए तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो अपनी मोनोपोलीज हैं, जो कंपनी है, क्योंकि IRCTC ने भी ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं दिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं IRCTC ने। और जो मोनोपोली कंपनी है, मैकडोनल्ड्स है, आपका KFC है, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये एक बड़े ब्रांड हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं। तो मोनोपोली की जो कंपनीज़ होती हैं जिनके या तो अपनी ब्रांड पर पकड़ होती है, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कुछ भी रूल्स एंड कंडीशंस की वजह से मिला हुआ होता है, तो वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, एक अच्छे तरीके से रिटर्न निकाल सकती हैं। तो इसीलिए इस बुक में रूल नंबर 5 में बताया गया है कि इन बिज़नेस में ज़्यादा फोकस करें और ऐसे बिज़नेस को ख़रीदें जिनकी पहले से ही प्रोटेक्शन हो। रूल नंबर 6 जो है वो हमारा लास्ट रूल है, बैट हैवली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। यानी कि आप जब अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जब आपको श्योरिटी हो, जब आपको पता हो कि हाँ सब कुछ मेरे फेवर में ही है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ पटेल्स की जो अभी स्टोरी बताई थी, जब उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर मॉडल्स जो हैं वो बिक रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई 90% तो बैंक पे कर रही है, 10% ही सिर्फ हम पे कर रहे हैं। क्राइसिस अपने ज़ोर शोर पर है, यानी कि जितना गिरना था प्राइस उतना अभी गिर चुका है, यानी कि एक तरीके से वो सेफ़ हो चुके हैं। पहली चीज़, प्राइस इससे ज़्यादा गिरना प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी चीज़, अगर बिज़नेस नहीं भी चला तो उनका केवल 10% का जो अमाउंट जो वो लगा रहे हैं वही उनका वेस्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, बाकी सारा अमाउंट बैंक का है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक रिस्क फैक्टर जो है ना वो कम हो गया, रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और यहाँ पर अगर दूसरी जगह पर रिवॉर्ड देखा जाए तो रिवॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर मॉडल्स चल गए तो ज़बरदस्त प्रॉफिट, ज़बरदस्त अर्निंग, एक पैसिव अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें, तो वही चीज़ इस रूल में बताया गया है, रूल नंबर 6 में। इसमें जो फार्मूला है वो उसे कहते हैं कैली फार्मूला। कैली फार्मूला के तहत बताया गया है कि अगर आपका, मान लिए आप एक सिक्के का टॉस करते हैं, आपने बताया कि हेड आए तो आपका पैसा डबल और टेल आए तो पैसा ज़ीरो, तो इस कंडीशन में आप कितना पैसा लगाएंगे? तो रूल्स के हिसाब से इस कंडीशन में आपको केवल अपने पूरे अमाउंट का 50% लगाना चाहिए, क्योंकि चांसेस भी 50% ही हैं। तो एक बैट पर 50% लगाएंगे, दूसरी बैट पर 50% लगाएंगे, जो बैट प्रॉपर वर्क करेगी उसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक रूल इसमें बनाया गया है, बताया गया है, जहाँ पर आपको पता हो कि हाँ यहाँ पर जो है वो लगभग रिस्क कम है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करें, जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ अच्छी जो है वो आपको वैल्यूएशन पर या अच्छे तरीके से अच्छे प्राइस पर बाइंग जो है वो आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं ताकि कम से कम रिस्क और हाई रिटर्न मिल सकें। और जहाँ पर 50% चांसेस हो वहाँ पर अपना पैसा भी 50% ही लगाएं, इससे ज़्यादा लगाना थोड़ा सारा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो ये जो है वो अलग अलग रूल्स थे, ये 6 रूल हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रूल हैं। और पर्सनली मैं बात करूँ तो द धंधू इन्वेस्टर एक ज़बरदस्त बुक लगी मुझे पर्सनली, काफ़ी अच्छा जो है वो इसमें बताए गए हैं, काफ़ी अच्छी
नॉलेज दी गई है और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई भी कमी लगी है वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी अपडेट के लिए और बुक समरीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।